नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। प्रदेश में 4 सिंचाई परियोजनाएं मंजूर, गेहूं की फसल में चूहों का नियंत्रण, प्याज की भंडारण क्षमताएं बढ़ाएं, हल्दी की खुदाई के बाद क्या करें, जायद मक्का की उन्नत किस्में। प्रदेश में 4 सिंचाई परियोजनाएं मंजूर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में पचमढ़ी में संपन्न मंत्री परिषद की बैठक में 18,360 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र की 4 सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्री परिषद ने सिंचाई परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करते हुए जबलपुर की छीता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 310.03 करोड़ की शासकीय स्वीकृति प्रदान की। इससे 8,920 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। इसी क्रम में रतलाम की कोटेश्वर इमलापाड़ा लघु सिंचाई परियोजना के लिए 69 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इससे 1995 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। सागर की कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 162 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इससे 5,135 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। इस परियोजना से सागर जिले के रहली विकास खंड के 21 ग्राम लाभान्वित होंगे। बुरहानपुर की भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 104 करोड़ की शासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इससे 2,310 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। इन सिंचाई परियोजनाओं से प्रदेश में कुल 18,360 हेक्टेयर सिंचाई रकबे में वृद्धि होगी। इस समय गेहूं की फसल में चूहों का प्रकोप देखा जाता है। जिन क्षेत्रों में चूहों का अधिक प्रकोप है, इसके लिए आसपास के सभी किसानों को एक साथ होकर इसका नियंत्रण करना होगा। इसके नियंत्रण के लिए 100 ग्राम विष चुग्गा बनाने के लिए 96 ग्राम आटा, 2 ग्राम खाने का तेल व 2 ग्राम जिंक फास्फाइड को मिलाकर चूहों के बिल में डाल दें और बिलों को बंद कर दें। ध्यान रहे, विष चुग्गा देने से पहले 2-3 दिन से पहले 2-3 दिन तक बिना विष चुग्गा मिलाए देना चाहिए। इससे चूहों को लपकाया जा सकता है। प्याज की फसल अभी पकने की अवस्था में है। इस समय यदि प्याज की फसल पर MH यानी कि मौलिक हाइड्रोक्साइड की 4 मिलीलीटर मात्रा को 15 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्याज की गांठों के पकने के 15 से 20 दिन पूर्व छिड़काव करने से प्याज की गांठों का भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। हल्दी की खुदाई फसल लगाने से 7 से 8 माह के बाद करनी चाहिए। खुदाई करते समय ध्यान रखना चाहिए कि खुदाई के समय कंदों या प्रकंदों को टूटने या छिलना नहीं देना चाहिए। हल्दी को सूखने के लिए खुदाई के पश्चात मिट्टी साफ कर लेना चाहिए और कंदों को साफ पानी से धो लेने के बाद मिट्टी की गांठों को कपड़े की पोटली में बांधकर उबलते पानी में छोड़ दें। इन पोटलियों को 15 से 20 मिनट के बाद निकालकर हल्दी की गांठों को धूप में सुखाना चाहिए। 15 दिन में गांठें सूखकर कठोर हो जाएंगी। इसके बाद गांठों को टोकरी में भरकर हिलाते रहें। इससे हल्दी का छिलका उतर जाएगा तथा गांठें चिकनी व मजबूत हो जाएंगी। इस समय आप आलू की खुदाई करने के बाद खेत खाली होने पर उसकी अच्छी तरह से जुताई गुड़ाई करने के बाद गर्मी वाली मक्का की बुवाई अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल देर न करें। इस समय मक्का के हरे चारे के लिए गंगा 2, विजय और अफ्रीकन टाल प्रजातियों में से किसी एक का चुनाव करें। दाने के लिए 4-2-1 पूसा अगेती संकर मक्का, 2 गंगा, 11 प्रजातियों में से किसी एक चुनाव करें। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बुवाई के तुरंत बाद पाटा लगाकर खरपतवार नाशक दवा एट्राजीन 50% तक घुलनशील पाउडर की 800 ग्राम मात्रा को 250 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ खेती में छिड़काव करें। इससे खेतों में 40 दिनों तक कोई खरपतवार नहीं उगेगा। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही और अब आप मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया।
क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बने मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात। मत हार मान तू, है देश की शान तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। बढ़ा कदम तू वीर के जैसे, तूफान बड़े देखे ऐसे। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाई और बहनों नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, अब रबी की फसलें जब आखिरी छोर तक पहुंच गई हैं, हमें लग रहा है कि किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, बहुत अच्छी फसल आने की संभावना है और जो कुछ मेहनत हमने 4-5 महीनों में की है उसके परिणाम अब मिलेंगे। लेकिन साथ ही एक ख्याल आता है कि क्या किसान भाइयों को ये जो 4-4 महीने वाला जो परिणाम मिलते हैं, जो फसल बाज़ार तक पहुँचती है और उन्हें कुछ आय अर्जित होती है, क्या इसको रेगुलर कर सकते हैं? क्या नियमित रूप से कुछ आय के साधन जोड़े जा सकते हैं? किसान भाइयों, ये बात तो सही है कि अगर हम खेती के साथ साथ कुछ ऐसे व्यवसाय करें, उद्यानिकी जोड़ दें, पशुपालन जोड़ दें और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जोड़ लें, तो नियमित रूप से आय कमा सकते हैं और एक तनख्वाह की तरह हम खेत से अपना कुछ पैसा निकाल सकते हैं। उद्यानिकी फसलें इस समय बहरहाल सबसे अच्छा विकल्प है। गर्मी आ रही है, गर्मी में बहुत सारी फसलें हैं सब्जियों की, जिनका उत्पादन किसान भाई करें तो बहुत अच्छी कमाई भी ले सकते हैं। लेकिन कुछ सावधानियां अपनाना पड़ेंगी, क्योंकि या तो बहुत अच्छा या बहुत बुरा सब्जियों के उत्पादन में हमेशा ये दो परिणाम हमारे सामने होते हैं। अच्छा ही हो ये जानने के लिए और कैसे हो, हमारे साथ आज बड़े विशेषज्ञ हैं डॉक्टर J.K. कनौजिया साहब, जो कि उद्यानिकी फसलों के विशेषज्ञ भी हैं। यद्यपि
शस्य विज्ञान के भी विशेषज्ञ हैं, लेकिन आज उद्यानिकी फसलों पर इनसे बातचीत करेंगे, ग्रीष्मकालीन सब्जियों पर इनसे बातचीत करेंगे। फ़ोन तैयार रखिएगा, क्योंकि जो समस्याएं आपने पहले देखी हैं या जो अनुभव आपके हुए हैं वो हम आपसे ज़रूर बांटना चाहेंगे। फ़ोन नंबर आपको दिखाया जा रहा है 1800-233-04941 और 266-0049, भोपाल के कोड 0755 के साथ फ़ोन नंबर देखिए, नोट कर लीजिए और जल्दी से फ़ोन कीजिएगा, जिससे कि जो समस्याएं आपको आई हैं उनके समाधान हम आपको दिलवा सके। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार किशन भाई। जल्दी से ये बता दें कि ग्रीष्म में क्या कुछ हमारे पास संभावना है सब्जी लेने की? सुदेश जी, वर्तमान में जैसा कि आपने कहा कि हमारी जो रबी की फसलें हैं उनकी कटाई का कार्य चल रहा है, और साथ ही साथ जिन किसान भाइयों के पास में पानी की उपलब्धता है, तो उद्यानिकी में खास तौर से ग्रीष्मकालीन जो सब्जियां हैं उनका एक बहुत बेहतर विकल्प हमारे किसान भाइयों के सामने है। और गर्मियों में मुख्य रूप से जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, जिनमें लौकी है, गिलकी है, करेला है, तोरई है, कद्दू है, ककड़ी है, खरबूज और तरबूज, इस तरीके की फसलों के उगाने का ये सबसे उपयुक्त समय है। इसके अलावा किसानों ने प्याज की रोपाई काफ़ी अच्छे बड़े रकबे में इस वर्ष भी प्रदेश में की हुई है, और भिंडी की फसल की खेती भी हमारे किसान भाई इस मौसम में उगाकर और अच्छा उत्पादन ही नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण सब्जियों को उगाकर और बाजार से अच्छा पैसा हमारे किसान भाई कमा सकते हैं। देखिए, सब्जियों के साथ साथ क्या कुछ नगद फसलें भी हम ले सकते हैं? हाँ, नकदी फसलों की जो बात आपने कही, तो प्याज भी हमारी एक नकदी फसल के रूप में जिसकी कि किसान भाइयों ने वो कर ली है। और इसके अलावा अन्य दो बड़ी महत्वपूर्ण फसलें हमारे प्रदेश में विगत कुछ वर्षों से उभर के आई हैं, जिनमें कि अदरक और हल्दी की फसलें हैं, और जिनके रोपाई के लिए भी अब किसानों को अपनी तैयारी सुदेश जी करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल सीहोर के किसान भाई मनोज पटेल इंतजार में हैं बातचीत के। मनोज जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। जी मनोज जी। मनोज, शायद किसी वजह से हम आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, फ़ोन दोबारा लगाइएगा और हम आपका प्रश्न ज़रूर जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, हमने सब्जियों की एक लंबी रेंज बताई। जब हमें सब्जी का उत्पादन करना है तो मूल रूप से कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि सब्जी उत्पादक को ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए? सुदेश, दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं सब्जी उत्पादन में, जिनमें कि सबसे पहली बात तो ये है कि गर्मी के मौसम में किसान को सब्जी लगाना है तो सिंचाई के पर्याप्त साधन हमारे किसान के पास होने चाहिए। हालांकि वर्तमान में हमारी जो नई प्रौद्योगिकी है, जिसमें हम ड्रिप और स्प्रिंकलर की जो बात करते हैं, कम पानी की उपलब्धता में भी हमारे किसान भाई सब्जियों की खेती कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम बीजों की बात करते हैं तो उन्नत प्रजाति के बीजों का ही चयन हमारे किसान भाइयों को करना है। किसी भी संस्थान के माध्यम से अलग अलग फसलों की अलग अलग उन्नतशील प्रजातियां हैं, जिनमें संकर किस्में भी हैं, या बहुत सी कंपनियों के संकर बीज भी आज बाजार में उपलब्ध हैं, जिनकी की उत्पादन की क्षमता काफ़ी बेहतर होती है। तीसरा बिंदु है उर्वरक प्रबंधन की बात जो आती है, और वर्तमान में हम अन्य फसलों में भी देखते हैं कि हमारे किसान भाइयों के द्वारा संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो अपेक्षित उत्पादन है वो हमारे किसान भाइयों को नहीं मिलता, और जो उत्पाद की गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होती है, और स्वाभाविक है कि किसान की जो आमदनी उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मिट्टी परीक्षण के अनुसार जो अनुशंसा वैज्ञानिकों के द्वारा की जाती है, फसल कोई भी लगाएं उसके अनुशंसा के अनुसार वो उर्वरकों का हमारे किसान भाई उपयोग करें। देखिए, मनोज वापस लौट आए हैं। मनोज पटेल जी, क्या जानना चाहेंगे आप? जी सर, मेरा प्रश्न है कि तरबूज की खेती में जब उत्पादन अधिक आता है तो बाजार में मूल्य कम मिलता है, क्या उसे संग्रहित किया जा सकता है कुछ दिनों के लिए? जी बंधु, तरबूज को संग्रहित कैसे किया सकता है? देखिए मनोज जी, बेशक ये आपकी एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है। यूँ भी तरबूज के जो मतलब लाइफ है उसको हम 8-10 दिन तो यूं ही मतलब सामान्य अवस्था में रख सकते हैं। हम यदि हमें ऐसा लगता है कि तरबूज की बाजार में कीमत हमें नहीं मिल रही है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम खेत से उसकी तुड़ाई ना करें। जब तक वो पौधे पे लगा हुआ है तब तक उसकी लाइफ भी थोड़ा हमको ज़्यादा मिलती है, और जैसे ही हम उसके पौधे से मतलब खेत से उसकी तुड़ाई कर लेते हैं और उसका भंडारण करने का यदि हम प्रयास करते हैं, तो वो भंडारण 5-7 दिन 1 सप्ताह तक का इसका अपना समय रहता है। उस समय से ज़्यादा हम फिर भी टाइम देता है, फिर भी टाइम देता है। फिर भी एक तरबूज वैसे भी एक ऐसी फसल है जिसमें कि वो फल ऐसा है कि जिसमें 8 दिन तो यूं ही हमारे किसान भाई को मौका मिलता है कि वो आज तुड़ाई करता है, और कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता तक उसका उपभोग होने में 8 दिन के समय तो होता ही है।
और तब तक ये चाहें तो आसपास का बाजार भी झांक सकते हैं भाई, इधर नहीं, सीहोर नहीं, भोपाल में लाइए, भोपाल नहीं विदिशा ले जाइए। हाँ, इस तरीके के प्रयास भी मतलब इस फसल के साथ किए जा सकते हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे सब्जी उत्पादन के लिए खास बातें जिनका ध्यान किसान भाई को रखना चाहिए। अगली मैंने मिट्टी उर्वरक प्रबंधन की बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और इसके अलावा खास तौर से जो रोग और कीटों का प्रकोप है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि दिनों दिन हमारे सभी प्रकार की फसलों में और ख़ास तौर से जो सब्जी वाली फसलें हैं उनमें रोगों और कीटों का प्रकोप बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। और उसका कारण 2-3 बड़े प्रमुख कारण जो हमको समझ में आते हैं, इनमें कि वैज्ञानिक अनुशंसा अनुसार हमारे किसान भाइयों के द्वारा सब्जियों की खेती ना करना। जैसे हम अंतरण या दूरी की जो बात करते हैं, उस दूरी पर अगर उसकी रोपाई या बुआई नहीं हुई है, फसल को किसान ने सघन कर दिया है, तो उसमें रोग और कीट प्रकोप ज़्यादा आते हैं। और ऐसी स्थिति में किसानों को अनावश्यक महंगे रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और अधिक सघन फसल होने से जो उत्पादन है हमारे किसान को नहीं मिलता। उसके दुष्परिणाम ये भी होते हैं कि रोग और कीट प्रकोप ज़्यादा होता है, जिसके चलते किसान को दवाइयों पर खर्च ज़्यादा करना पड़ता है, तो उत्पादन भी ज़्यादा नहीं आता। सब्जी में कीड़े लगते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो वो समस्या एक्चुअली उस पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम उस समस्या का निराकरण प्रारंभिक दौर पे ही काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कुछ समस्याएं तो आती हैं, जैसे कि फूल झड़ना, और खास करके कद्दू वर्गीय फसलों में फूल तो बहुत आते हैं लेकिन झड़ बहुत जाते हैं। हाँ, ये देखिए जो आपने बात कही है, कद्दू वर्गीय जितनी भी सब्जियां हैं, वहाँ हमारे किसान भाइयों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, उसमें 2 तरीके के फूल एक ही लता पे आते हैं। ठीक, एक नर फूल होता है और एक मादा फूल होता है। तो जो मादा फूल होता है उसी पे फलन होता है, और जितने भी नर फूल बनते हैं सुधांशु जी, उसमें फलन नहीं होता है, वो सिर्फ परागण के लिए होते हैं। तो कई बार हमारे किसान भाइयों में ये भ्रांति होती है कि बहुत सारे फूल झड़ गए, तो जितने भी नर फूल होते हैं वो झड़ना ही है, उनमें कोई फलन नहीं होता है, वो सिर्फ परागण के लिए होते हैं। और जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, इनमें इसीलिए कि नर फूलों की अपेक्षा मादा फूल ज़्यादा आए, इसके लिए एक तो हमारे किसानों को ये प्रयास करने चाहिए कि उन्नतशील जो प्रजातियां हैं उनका चयन करें जिनमें मादा फूलों की संख्या ज़्यादा आती है। ठीक, इसके अलावा वर्तमान में कद्दू वर्गीय सब्जियों में बहुत से हार्मोन्स की भी अनुशंसा वैज्ञानिकों ने की है, और जिसका मुख्य जो उपयोग का जो मुख्य कारण है वो यही है कि पुष्पन मादा, मतलब फूलों का ज़्यादा पुष्पन हो, उससे फलन ज़्यादा हो और किसान को ज़्यादा पैदावार मिले। तो अलग अलग फसलों में अलग अलग तरीके के हार्मोन्स का इस्तेमाल मतलब करने की अनुशंसा बहुत जरूरी सी बात यह है कि हार्मोन्स का इस्तेमाल कब करें, क्योंकि किसान इस मामले में बहुत ठगा जाता है। हाँ, यहाँ तक मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी होनी ही चाहिए कि किस फसल में पहले तो कौन सा हार्मोन का इस्तेमाल करना है और किस अवस्था पर करना है। तो यहाँ पर मैं मोटे तौर से हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जैसे लौकी की फसल है, लौकी पे मैलिक हाइड्राजाइड करके एक हार्मोन आता है, जिसकी 1 ग्राम जो मात्रा है वो 20 लीटर पानी में घोल बनाकर उसे 1 हेक्टेयर रकबे में छिड़काव करना है। मतलब 20 लीटर पानी के साथ में घोल बनाकर छिड़काव करना है। और जो अवस्था है, अवस्था जो फसल की है वो 2 से 4 पत्ती की जो अवस्था होती, मतलब 2 से 4 पत्ती इसकी फसल हमारी उगी है, और पहली अवस्था में 2 पत्तियां आती हैं, और उसके बाद जैसे ही आगे की अवस्था मतलब बढ़वा फसल की चालू होती है, जिसे हम 2 से 4 पत्ती की फसल की अवस्था कहते हैं, उसी अवस्था पर मतलब उसकी बेलें चालू ना हुई हो पौधे की, उस अवस्था पर उपयोग करते हैं। अब हम करेले की बात करते हैं, तो करेला में साइकोसिल नामक हार्मोन, साइकोसिल, उसकी ज़रूरत होती है, और 10 मिलीग्राम साइकोसिल 20 लीटर पानी में घोल बनाकर किसान को छिड़काव। ये कंसंट्रेशन का ध्यान रखना, जो हम साध्यता बता रहे हैं, रकबा कुछ भी हो वो कम ज़्यादा ना हो, वो उसकी मात्रा उतनी ही रखनी है। इसी तरीके से जो हमारा खीरा की फसल है, तरबूज की फसल है, खरबूज की फसल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फलन हो, इसके लिए इथेरल नामक हार्मोन, इथेरल ये बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं, इथेरल नामक हार्मोन जिसकी 4 ग्राम जो दवाई है वो 20 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने की ज़रूरत है। और सभी फसलों में ये जो दवाइयाँ हार्मोन्स हमने बताए हमारे किसान भाइयों को, फसल की जो अवस्था है 2 से 4 पत्ती की फसल अवस्था पर ही उसे छिड़कना है। यदि हमारे किसान भाई ये प्रयास कर लेते हैं, तो जो आपने फूल झड़ने की और कम फल लगने की जो बात अमूमन हमारे किसान भाई भी करते हैं, तो उस समस्या से हमारे किसान भाई निजात। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो होता ही है कि रस चूसक कीट लग जाते हैं या फल छेदक कीड़े लग जाते हैं और फल झड़ता है। हाँ, ये तो एक समस्या, और मैं सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा
कि ये समस्याएं जो आपने कही कि रस चूसक कीट आ जाने से पुष्प भी झड़ जाते हैं और कई बार पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पौधे की सामान्य बढ़वार नहीं हो पाती है और हमारे किसान भाई उसे कुकड़ा रोग के नाम से भी उसको पुकारते हैं। और कई बार स्थिति तो इतनी गंभीर हो जाती है उस रोग की, रस चूसक कीड़ों की वजह से, जिसमें पीली पत्ती रोग भी आ जाता है जो विषाणु से होता है, और कई बार हमारे किसानों की संपूर्ण फसल ही नष्ट हो जाती है। तो यहाँ हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जब भी हम लोग ये फसल लगाते हैं तो अभी हमारे खेतों में यदि रस चूसक कीटों का प्रकोप हुआ है और उसका स्तर क्या है, हमारे किसान भाई इस चीज़ को समझ नहीं पाते। इसके लिए स्टिकी ट्रैप्स अभी वैज्ञानिकों ने विकसित किए हैं। एक इस तरीके चिपचिपे प्रपंच जिनको हम बोलते हैं, और वो दो रंग के होते हैं, एक पीले रंग का होता है और एक नीले रंग का होता है सुदेश जी। और जो पीले रंग का जो प्रपंच होता है वो सफ़ेद मक्खी को ट्रैप करने के लिए होता है। अगर हमारे किसान भाई जैसे ही इस तरीके की सब्जियां अपने खेत में लगाएं, चाहे भिंडी की सब्जी हो, प्याज की सब्जी हो, चाहे हमारे जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां, सभी में इस मौसम में रस चूसक कीटों की, जिनमें खासतौर से जैसिड है, एफिड्स है और सफ़ेद मक्खी, इस तरीके के कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। और ख़ास तौर से ये प्रकोप की संभावना तब और बढ़ जाती है जब मौसम में कहीं बदली हो और हल्की सी बूंदाबांदी हो जाए, मतलब हवा में थोड़ी ठंडक हो जाए, तापमान ज़्यादा हो, तब इन कीटों का प्रकोप बहुत तेज़ी से अचानक बढ़ता है। और कई बार हमारे किसान भाई दवा डालने में या कोई सुरक्षात्मक उपाय अपनाने में अगर देरी कर जाते हैं तो फसल में काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो एक तो बात हमने कही कि हमारे किसान भाइयों को जब हम इस सीज़न में सब्जी की खेती करने जा रहे हैं तो कीटों से बचाव के लिए, खासतौर से रस चूसक कीटों के बचाव के लिए, हम वो स्टिकी ट्रैप का उपयोग जरूर करें। बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। पीले वाले प्रति एकड़ रकबे में 10 ट्रैप वो लगा दें। और इसी तरीके से नीले रंग के ट्रैप्स भी आते हैं। अच्छा। जो नीले रंग के ट्रैप्स होते हैं वो जैसिड्स और एफिड्स, जो थोड़ा सा ऊंचाई पे उड़ते हैं, बड़े जो कीट होते हैं उनको ट्रैप करने में उन नीले रंग के मतलब स्टिकी ट्रैप्स उपयोग में लाए जाते हैं। इससे किसान भाई दो चीजें समझ पाते हैं। एक तो जब हम इस तरीके के ट्रैप का खेतों में हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं और उसमें कीट कितने चिपक रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि कीटों की संख्या खेत के अंदर कितनी आ गई है। यदि मतलब 24 घंटे के अंदर बहुत सारे कीट आके चिपक रहे हैं तो हमारे किसान भाइयों को ये बिल्कुल तैयारी कर लेनी चाहिए, अब कोई ना कोई हमें रासायनिक दवाई का उपयोग इसमें करना है। अन्यथा यदि थोड़े ही कीड़ों का प्रकोप है, यदि एक स्टिकी ट्रैप पे मतलब 10, 20, 25 ही कीट आके 24 घंटे में चिपक रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत हमारे किसानों को नहीं है। अब बात ये आती है अगर कीटों का प्रकोप ज़्यादा हो गया है, रस चूसक कीट बहुत हैं, अब रासायनिक दवाई का ही हमारे किसान के पास सहारा है, तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि जो अनुशंसित दवाइयाँ हैं और उनमें जो अनुशंसित मात्रा है, जो वैज्ञानिकों ने पानी की मात्रा जो निर्धारित की उसी के अनुसार उसका अनुसरण करना है। तो यहाँ पर रस चूसक कीटों के प्रबंधन के लिए, उनसे बचाव के लिए कीटों से इमेडाक्लोरोपिड 17.8 SL नामक जो दवाई है, ये 40 से 50 मिलीलीटर दवा प्रति एकड़ के मान से हमारे किसान को इमिडाक्लोप्रिड, ये दवा नोट कर लें। दूसरा थाइमेथॉक्सम नामक जो दवाई है, इसकी 40 ग्राम दवाई 1 एकड़ रकबे में और 150 से 200 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर दवाई हमारे किसान भाई किसी भी प्रकार की छिड़कें, लेकिन पानी की मात्रा इतनी हो, कम से कम 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ रकबे में, जिससे कि फसल या हमारा जो खेत है वो पूरी तरीके से तर हो जाए। कोई हिस्सा खेत का ऐसा ना छूटे कि जहां पर रस चूसने वाले कीट बैठे रह जाएं और वो जीवित बच जाएं, क्योंकि वापस अन्यथा इनकी वृद्धि बहुत तेजी से हो जाती है। आपकी बातों को किसान भाई इतने ध्यान से सुन रहे हैं कि उन्हें फ़ोन करने का भी ध्यान नहीं है, जबकि वो चाहें तो फ़ोन करके अपनी समस्या यहाँ रख सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार और दिखा दें किसान भाइयों को, जिससे कि वो अपनी समस्या रख सकें। एक सब भिंडी की बात हम करें, क्योंकि ग्रीष्मकाल में अब किसान भाई बहुत जम के भिंडी बोएंगे, क्या कुछ खास समस्या आती है और कैसे निवारण करें? देखिए, भिंडी जहाँ तक बुआई की बात है तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि लगभग भिंडी बोने वाले किसानों ने भिंडी की बुआई कर दी। कुछ ही किसान भाई ऐसे हैं कि जो थोड़ा आगे पीछे करके, क्योंकि हमारे किसान भाई भी अब होशियार हो गए हैं, कुछ तो अगेती बोनी करते हैं, कुछ मध्यम उसमें आगे बात करते हैं, तो थोड़ा सा कुछ हमारे किसान भाई लेट फायदा तभी मिलता है। किसान भाइयों को फायदा भी तभी मिलता है और ऐसा करते भी रहना चाहिए। भिंडी की बुआई में एक अमूमन एक समस्या किसान भाई परेशान होते हैं, बस यही जो कीट आपने अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे कद्दू वर्गीय सब्जियों में रस चूसने वाले कीट। और भिंडी में
रस चूसने वाले सभी, लगभग सभी प्रकार के, चाहे हम सफ़ेद मक्खी की बात कर लें, चाहे हम जैशीट की बात कर लें, एफिड्स की बात कर लें, ये जितने भी बारीक बारीक फुदके होते हैं, फुदक के उड़ने वाले कीट, सभी भिंडी में अपना आक्रमण करते हैं। और उसके आक्रमण से, उसके अधिक प्रकोप से भिंडी में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। पत्तियों के सिकुड़ने से पौधे का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाता, और जितनी मात्रा में भिंडी लगनी चाहिए खेत में वो नहीं लगती है। अब इसके बचाव का मैं एक सबसे आसान तरीका हमारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा। जब भी वो भिंडी की रोपाई करें, बिजाई करें, रस चूसक कीटों से बचाव के लिए प्रारंभिक जो 25 से 30 दिन की फसल की अवस्था है उसमें किसी प्रकार के रस चूसक कीट ना लगें, इसके लिए थायमेथाक्सम जो दवाई है, ये 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज में उसको उपचारित करके उसकी उपचारित करें। डॉक्टर साहब बहुत दूर से फोन आ रहा है, हरियाणा के सुमित जी हमसे जुड़ रहे हैं। सुमित जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, जल्दी से प्रश्न कर लीजिए। हाँ जी सर जी बोलिए सुमित जी। सर मेरा प्रश्न है, सर मैं घिया लौकी की खेती करता हूँ। जी हाँ जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बोलिए सर। मैं उसकी जानकारी जानना चाहता हूँ, जो सर उसमें तारों के ऊपर उसकी बेल जो होती है, उसकी खेती किस प्रकार की जाती है? घिया लौकी की खेती करते हैं तो कुछ तो इन्हें आइडिया है, लेकिन तारों के ऊपर कैसे वो खेती करें? देखिए किसान भाई, अमूमन इस मौसम में से जो हम घिया तोरी की बात करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये फसल बारिश तक निरंतर मतलब चलती है, खास तौर से जब हम तार के ऊपर ला जाते हैं। इसके लिए एंगल्स हम मतलब इसकी जो रुपाई की जो दूरी है 3 से 4 फीट हम लाइन से लाइन की दूरी पर इसकी बिजाई करते हैं, और पौधे से जो पौधे की दूरी है वो भी 2 से 3 फीट की दूरी का निर्धारण करते हैं। इसमें हम जो 3 से 4 फीट की जो दूरी है वो उस दूरी के अंतराल से हम लोहे के जो आयरन है, आयरन के जो राड्स हैं उनको एक निश्चित अंतराल से स्थापित कर देते हैं, और फिर उसमें हम 2-3 तार, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो फेंसिंग होती है 1, 2, 3, 4 तार लगाए जाते हैं, इस तरीके से हम लगभग 5 फीट की ऊंचाई तक उसमें तार पिरो देते हैं, और उस तार के ऊपर ये जो बेल और बल्लम होती है, जी इस बात को समझ गए होंगे। और अब टीकमगढ़ चलते हैं डॉक्टर साहब। टीकमगढ़ के अमित जी हमसे बातचीत करना चाहते हैं। अमित जी, कार्यक्रम में स्वागत, जल्दी से प्रश्न कर लें। अरविंद जी जी क्या प्रश्न है आपका? कीड़ा लगता है, उसके लिए क्या उपाय है? जी बोलिए, समय कम है हमारे पास। हरी मिर्च बोई है, उसमें कीड़ा लग रहा है। हरी मिर्च बोई है, उसमें कीड़ा लग रहा है डॉक्टर साहब? देखिए किसान भाई, हरी मिर्च में यूँ तो वैसे जो कीड़े हैं वो सफ़ेद मक्खी सबसे ज़्यादा खतरनाक कीड़ा, बारीक बारीक मच्छर होते हैं जो दिखने में बहुत बारीक और सफ़ेद रंग के होते हैं, और वो उस कीट के लगने से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, जिसे कुकड़ा रोग हमारे किसान भाई बोलते हैं। यदि वो कीट है तो इसके प्रबंधन की नितांत आवश्यकता है। दवा बता दें बस आप। हाँ, इमिडाक्लोरोपिड जो दवाई है 17.8 SL, उसकी 40 से 50 मिलीलीटर दवाई प्रति एकड़ के मान से उनको छिड़काव करना है। ध्यान रखें 150 से 200 और अपने पास के कृषि विज्ञान लीटर केंद्र से जरूर संपर्क में रहिए। डॉक्टर साहब अपना फोन नंबर बता दीजिए किसानों को। मेरा फोन नंबर किसान भाई नोट कर लें, 9926980176। फिर से एक बार दोहरा दीजिए ताकि किसान भाई फिर से लिख लें। 9926980176। क्योंकि उद्यानिकी बहुत बड़ा विषय है किसान भाइयों, और इसमें इसको छोटे से कार्यक्रम में समेट पाना बहुत मुश्किल होता है। हमने कोशिश की कि आपकी समस्याओं के हम जवाब दे सकें। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, अगले कार्यक्रम में फिर किसी नए विशेष विषय के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।